आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग आपको हर बार मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि √3 इज़ इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रूफ दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो देखिए, मैंने आपको इसके पीछे की वीडियो में बताया है कि हम लोग किसी भी नंबर को कैसे आसानी से इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं कि √3 जो है ये कैसे इरेशनल नंबर होगा। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हम लोग जिस भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वो जो हमारा नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि √3 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब देखिए, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने √3 को रेशनल नंबर माना है, तो √3 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √3 इक्वल्स टू p/q, और यहाँ साइड में हम लोग लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है q नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी आप रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखिए, कोई भी दो नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाएंगे अगर उन दोनों नंबर के फैक्टर में 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन नंबर प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर आप 5 और 7 को देखें तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 एंड 5, और अगर आप 7 का फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 एंड 7। अब देखिए, 5 और 7 के फैक्टर में एक को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 के भी फैक्टर में हो और 7 के भी फैक्टर में हो। तो इसका मतलब 5 और 7 दोनों क्या है, दोनों को प्राइम है। अब यहाँ पे √3 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं √3 को q से मल्टीप्लाई करूंगा और p को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो √3 को अगर q से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा √3q इक्वल्स टू p को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा p। अब देखिए, यहाँ पे 3 जो है ये रूट में है, हमें किसी तरीके से इस 3 से इस रूट को हटाना है। तो जब भी आपको किसी नंबर से रूट को हटाना है तो आपको सिंपल सा एक काम करना होगा, आप उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √7 और यहाँ से हमें रूट को हटाना है, तो √7 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इससे होगा क्या कि ये जो स्क्वायर है इस रूट को ख़त्म कर देगा और हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ 3 से रूट को हटाने के लिए हमें इस पूरे नंबर का स्क्वायर करना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि √3q तो p के बराबर है, तो अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है √3q, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे √3q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास है p, तो यहाँ हम लोग p का स्क्वायर कर देंगे। √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, और q के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हमें मिलेगा p स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेना आवश्यक होगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 5x² इक्वल्स टू 11। अब देखिए, ये जो 5x² है इसके दो फैक्टर हैं। इसका एक फैक्टर है 5 और एक फैक्टर है x²। अब 5x² इक्वल्स टू तो 11 है, तो 11 के भी दो फैक्टर होंगे। इसका एक फैक्टर होगा 5 और एक फैक्टर होगा x²। अब आप यहाँ पे चले आइए, देखिए यहाँ हमारे पास है 3q² इक्वल्स टू p²। तो 3q² के दो फैक्टर होंगे। इसका एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा q²। अब 3q² तो p² के इक्वल है, तो p² के भी दो फैक्टर होंगे। इसका एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा q²।
तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि ये जो 3 है ये पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब देखिए, अगर 3p स्क्वायर का फैक्टर है तो ये चीज़ फिक्स्ड होगा कि ये जो 3 है ये p का भी फैक्टर होगा। कैसे फैक्टर होगा मैं थोड़ी देर में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 3 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सो 3 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। अब ये कैसे होगा मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 2 जो है ये 8 स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये जो 2 है ये 8 का ही फैक्टर होगा। आप चाहे तो इसे अपने से भी समझ सकते हैं। देखिए 2 8 स्क्वायर का फैक्टर है, 8 स्क्वायर मतलब 64, मतलब अगर 2 64 का फैक्टर है तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि 2 जो है ये 8 का भी फैक्टर होगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए a जो है ये x स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि ये जो a होगा ये x का भी फैक्टर होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा कि लेट p इक्वल्स टू 3k। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा p इक्वल्स टू 3k। आप इस इक्वेशन को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए, इन दोनों का मतलब एक ही है। कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा है p इक्वल्स टू 3k। अब ये जो 3k है इसके दो फैक्टर हैं, इसका एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है k। 3k तो p के इक्वल है, इसका मतलब p के भी दो फैक्टर होंगे, इसका एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा k। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये p का फैक्टर है। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में भी तो मैंने यही चीज़ लिखा है, इस स्टेटमेंट में भी मैंने लिखा है कि ये जो 3 है ये p का एक फैक्टर है। तो इस इक्वेशन से भी हमें यही कंक्लूजन निकलता है कि 3p का फैक्टर है, और इस स्टेटमेंट में भी मैंने यही लिखा है कि ये जो 3 है ये p का फैक्टर है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे भी मैं दोनों तरफ दोनों साइड स्क्वायर लूँगा। तो यहाँ पहले मैं p का स्क्वायर कर दूँगा इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास है 3k, तो मैं 3k का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, मतलब हमें मिला p स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। अब यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए यहाँ से अब हम लोग इक्वेशन 1 की तरफ चलेंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास है p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास है p स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। मैं क्या करूँगा कि p स्क्वायर का ये जो वैल्यू है 3q स्क्वायर, इस वैल्यू को मैं यहाँ p स्क्वायर के जगह पे लिख दूंगा। तो यहाँ हमारे पास है p स्क्वायर, तो इस p स्क्वायर के बदले में मैं लिख दूंगा 3q स्क्वायर। तो p स्क्वायर के बदले में यहाँ मैं लिख दूंगा 3q स्क्वायर। यहाँ इक्वल है तो मैं यहाँ इक्वल का साइन दूंगा। 9k स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9k स्क्वायर, और यहाँ मैं साइड में लिखूंगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। यहाँ मैं लिखूंगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें मिला 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। तो ये जो 3 है 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो यहाँ हमें मिला q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर। अब देखिए ये जो 3k स्क्वायर है इसके दो फैक्टर हैं, इसका एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है k स्क्वायर। 3k स्क्वायर तो q स्क्वायर के बराबर है, तो q स्क्वायर को भी दो फैक्टर होंगे, q स्क्वायर का एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा k स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 3 है ये q स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो अगर 3q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3q का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा सो 3 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अब देखिए आप यहाँ पे पहले इस स्टेटमेंट को मिलाइए और इसके बाद इस स्टेटमेंट को मिलाइए। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाइएगा तो यहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा ये समझते हैं। देखिए यहाँ इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि ये जो 3 है ये p का एक फैक्टर है, और इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिखा है कि ये जो 3 है ये q का एक फैक्टर है।
मतलब यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि 3 जो है ये P और Q दोनों का एक फैक्टर है, या इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 जो है ये P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 3 जो है ये P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब आप यहाँ ऊपर चले आइए, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि P और Q जो है ये को प्राइम है, मतलब P और Q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अभी हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ P और Q जो है ये को प्राइम नहीं होंगे, अर्थात ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि P और Q को प्राइम है ये गलत है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि 3 जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर 3 रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे और हमारा जो ये मैथ है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे कि वी कंक्लूड दैट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, so P and Q are not co-prime, so root 3 is not a rational number, तो रूट 3 अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे और रूट 3 इज इरेशनल नंबर, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना था कि रूट 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि रूट 3 जो हमारा है ये एक इरेशनल नंबर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।